अब हम स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम। हमने पहले बोरोन पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब एल्युमिनियम स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम में पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम कि एल्युमिनियम हम लोग बनाएंगे कैसे। सिर्फ एल्युमिनियम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एल्युमिनियम एलिमेंट। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ एक ही होता है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन Al2O3। ये हम पढ़ेंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस चैप्टर 6 में, जनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, जिसमें हम पढ़ेंगे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। उससे हम सीखेंगे कि कैसे हम मोल्टेन Al2O3 से एल्युमिनियम बनाते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम चैप्टर 6 में पढ़ लेंगे, और इसका एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन जेई रेलेवेंट है या कॉम्पिटिशन के रेलेवेंट है। अब हम आते हैं इसके रिएक्शंस पे। ये एल्युमिनियम के कुछ रिएक्शंस हो गए, हमने पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। अब हम रिएक्शंस पे आते हैं कि एल्युमिनियम से क्या क्या रिएक्शन होता है। तो पहला रिएक्शन है एल्युमिनियम के साथ, जब हम O2 से डायरेक्ट रिएक्ट कराएंगे तो नहीं रिएक्शन होता है, लेकिन जब हम O2 के साथ एल्युमिनियम के साथ O2 और हीट दोनों लें, O2 और हीट दोनों लेंगे तभी रिएक्शन होगा, और इससे बनता है Al2O3। Al2O3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स पे भी ब्रेक नहीं होता है, स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि Al2O3 वहाँ पे कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। इसका लिखने का मतलब क्या है मेरा यहाँ, स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर। इससे हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है चीज़ों को, इससे हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है कि स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर मतलब इस Al2O3 का हम लोग देखते हैं ये बहुत जगह कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। इसका हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे बहुत, जैसे अगर ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर 1000 केल्विन मतलब 200 केल्विन ऐसा होता है, तो वहाँ पे भी हम Al2O3 को कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है बहुत हाई टेम्परेचर्स पे। मेरा लिखने का मतलब ये है, आपको ये यहाँ से ये रिलेट करना है, ठीक है। डायरेक्ट O2 के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन नहीं होता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है। फिर डायरेक्ट N2 के साथ भी नहीं होता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है। हीट करने में बनता है एल्युमिनियम नाइट्राइड। सीधा सीधा बात है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तीसरे रिएक्शंस पे, O2 और H2O। O2 के साथ तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, पानी के साथ भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ एल्युमिनियम कोई रिएक्शन नहीं देता। ये कैसा एसिड है, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है। ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, पानी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, ऑक्सीजन के साथ भी डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं देता है। अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो रिएक्शन देता है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। या ये ऐसा क्यों होता है, क्यों ये रिएक्शन नहीं देता इन चारों रिएजेंट के साथ, क्योंकि पैसिव लेयर होता है। एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। क्या लेयर बन जाता है, आप कभी भी अगर एल्युमिनियम का कोई भी यूटेंसिल देखोगे तो उस पर एक लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, जिसके कारण ये सब चीज डायरेक्टली उससे रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार से इस रिएक्शन को भी नोट कर लो आप कि ये डबल स्टार रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे पूरा अपना जो भी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ वहाँ से पढ़ के सोर्सेज से, तो मैंने पूरा यहाँ पे लिस्ट लिख दिया है कि किन किन चीज़ों पे पैसिव लेयर होता है। आयरन पे होता है, क्रोमियम पे होता है, एल्युमिनियम पे होता है और बेरिलियम पे होता है। ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे पैसिव लेयर होता है। यानी ये नहीं कह सकते हम कि ये सबसे रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन ये चार एलिमेंट्स है, आयरन, क्रोमियम, एल्युमिनियम और बेरिलियम। इसका मैं एक ट्रिक बनाया था अपने टाइम पे, फेकरल बे, फेकरल बे, फेकरल बे। तो ये याद रखना, इन चारों एलिमेंट्स पे भी अगर यहाँ पे बेरिलियम भी होता तो डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, क्रोमियम भी होता तो डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो ये चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो जिनके ऊपर पैसिव लेयर फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ इनके साथ डायरेक्ट नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टार कंसेप्ट है, इसको अच्छे से रिमेंबर करना। अब आते हैं चौथे रिएक्शन पे, एल्युमिनियम का HCl और NaOH के साथ रिएक्शन। अब हमें एल्युमिनियम का HCl और NaOH के साथ रिएक्शन कराना है। जब हम HCl लेंगे तो AlCl3 बनेगा, और जब NaOH लेंगे तो NaAlO2 बनेगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जनरल रिएक्शंस ऑफ बोरोन फैमिली में। और उसके साथ में H2 कैसे रिलीज होगा, ये फोर्थ रिएक्शन हो गया। अब फिफ्थ रिएक्शन पे आते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है थर्माइट प्रोसेस। यहाँ लिखा हुआ है थर्माइट प्रोसेस, ये NCERT का 11th का बहुत ही फेमस रिएक्शन है, मेरे हिसाब से ये S ब्लॉक में है। हाँ, थर्माइट प्रोसेस S ब्लॉक में मेंशन है या कहीं मेंशन है, याद नहीं मुझे। इसमें रिएजेंट होता है Cr2O3 या Fe2O3, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, Cr2O3 या Fe2O3, क्रोमियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के साथ जब भी हम हीट करेंगे तो Al2O3 बनता है, और साथ में आयरन और कॉपर लिक्विड बनता है। अगर Fe2O3 लेंगे तो आयरन लिक्विड बनेगा, अगर क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 लेंगे तो क्रोमियम लिक्विड बनेगा।
ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन खत्म। एक यहाँ पे मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है ऑल एम्फोटेरिक वंस के लिए। अगर कोई भी एम्फोटेरिक मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, Cr हो गया, जैसे मैंने उस दिन लिस्ट लिखवाया था पहले वीडियो में, Be हो गया, Zn2+ हो गया, Sn2+ हो गया, Pb2+ हो गया, अगर कोई भी मेटल है वो एम्फोटेरिक है तो फिर एसिड के साथ या बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके साथ H2 गैस रिलीज होता ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे हिसाब से 3 बार जेईई मेंस में आ चुका है ये, कम से कम 3 बार, 3 बार से ज़्यादा तो आ ही चुका है, पर मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किन किन रिएक्शन में H2 गैस रिलीज होती है। ये बहुत बार टेस्ट में भी पूछा जाता है जेईई के टेस्ट में कि H2 गैस आपको मतलब एक लिस्ट दे देंगे बड़ी सी जिसमें 10-15 रिएक्शंस होंगी, उसमें से पूछ देंगे किन किन रिएक्शंस में H2 गैस रिलीज होगी। तो आपको इन चीज़ों पे कंसेप्ट होना चाहिए। कोई भी अगर एम्फोटेरिक मेटल है तो उसका एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2 गैस रिलीज होगा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है क्योंकि एल्यूमिनियम आपको एम्फोटेरिक लिस्ट में आपने पढ़ाया था। फिर वहाँ पे अगर हम एसिड HCl या बेस NaOH के साथ करा रहे रिएक्शन तो यहाँ पे हमें H2 गैस मिली है। क्या मिली है? H2 गैस मिली है। यहाँ पे आप एसिड के साथ एक बात और लिख लो, मिनरल एसिड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। कैसे एसिड्स? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। यहाँ एसिड की जगह पे ये लिख लो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। एसिड की जगह यहाँ मेटल प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा तो H2 गैस रिलीज करेगा, और मेटल के साथ अगर बेस होगा तो वो भी H2 गैस रिलीज करेगा। इसको अच्छे से नोट डाउन करो और रिमेम्बर करो अच्छे से। अब हम एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। अगर हम बात करें उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है AlCl3 का, नहीं इससे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं AlCl3.6H2O का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जेईई में बहुत बार पूछा हुआ भी है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टीज होता है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये अलग अलग फॉर्म्स में, अगर ये AlCl3.6H2O एनहाइड्रस है मतलब सूखा हुआ है, कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो इसमें अलग प्रॉपर्टीज होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जब यही पानी में डिजॉल्व हो जाता है, आयनिक हो जाता है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर AlCl3 एनहाइड्रस है या FeCl3 एनहाइड्रस है, दोनों कोवेलेंट फॉर्म होते हैं। कैसा होता है? कोवेलेंट नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कोवेलेंट। लेकिन जैसे ही AlCl3 को हम पानी में मिला दें, एक्वस का मतलब पानी में घोल दे AlCl3 को, तो वो कैसा हो जाता है उस लिक्विड का नेचर? आयनिक। कैसा? आयनिक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नोट पॉइंट है यहाँ पे कि AlCl3 का होल ट्वाइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन? AlCl3.6H2O। अगर एनहाइड्रस होगा तो AlCl3 फॉर्म में होगा और वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। यही जब लिक्विड फॉर्म में होगा मतलब पानी में घोला एक्वस होगा तो ये आयनिक शो करेगा। आप बोल रहे हो कि AlCl3 बोल रहे हो या AlCl3 लिखा है, ये .6H2O का मतलब है कि इसके साथ मॉइस्चर कंटेंट है। जब हम इसका मॉइस्चर कंटेंट उड़ा देंगे यानी पानी में घोल देंगे तो ये .H2O हट जाएगा और सिर्फ AlCl3 बचेगा, यानी यही कंपाउंड AlCl3 एक्वस हो गया क्योंकि उसका H2O कंटेंट, वाटर कंटेंट हट जाएगा। यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि AlCl3.6H2O मोल्टेन फेज में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये AlCl3 का होल ट्वाइस में एग्जिस्ट करता है। मतलब यही फॉर्म AlCl3 के का होल ट्वाइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कब? मोल्टेन फेज में और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो मोल्टेन फेज में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में AlCl3.6H2O AlCl3 का होल ट्वाइस के फॉर्म में रहता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। फिर हम आते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। अब प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और नोट पॉइंट, 3 पॉइंट प्रॉपर्टीज बेस्ड हो गई। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए एल्यूमिनियम या ले लें हम या Al2O3 ले लें या AlOH का होल ट्राइथल ले, उसको HCl सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो AlCl3.6H2O बन जाएगा। ये एक ही मात्र मेथड होता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। ये तीनों में से कोई भी ले, हम एल्यूमिनियम ले, HCl से कराएं या Al2O3 का कराएं या इसको इससे कराएं, बस लास्ट प्रोडक्ट यही बनेगा। अब आते हैं इसके रिएक्शंस पे। इसके रिएक्शंस MOP देख लिया, अब आते हैं रिएक्शंस पे। अब इसके रिएक्शंस पे आते हैं AlCl3.6H2O के रिएक्शंस के। जब हम इसको हीट करेंगे, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया है, अब हम इसके रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम सबको लगता है कि अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कभी भी किसी मॉलिक्यूल के साथ .6H2O, .3H2O, .5H2O लिखा रहता है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
तो जो AlCl3 अगर जेन्युइनली यही होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उसको हीट करने पे उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हो जाता है, लेकिन AlCl3.6H2 केस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है जेई के लिए, एक स्टार यहाँ लगा देते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप AlCl3.6H2 को हीट करते हैं तो उसका .6 सब कोई सोचता है, सब कोई पहले अटेम्प्ट में यही सोचता है कि इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हो जाएगा और सिर्फ AlCl3 बचेगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये बात गलत होता है और हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलता है Al2O3 प्लस HCl प्लस H2O रेदर देन AlCl3 के। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फर्स्ट वाला, जो इसका पहला रिएक्शन है कि हीट करने पे AlCl3 नहीं मिलता है, हमें Al2O3 HCl और H2O मिलता है। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे, जब हम इसी का रिएक्शन HCl गैस के साथ करते हैं। गैस लिखने का मतलब क्या है कि हम वहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HCl है और हीट है। जब HCl और हीट के साथ फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं था और हमने हीट भी कर दिया है, तो इसका मॉइस्चर इवापोरेट हो जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हीट करने के बाद, कैसे मीडियम में डायरेक्ट हीट कर रहे थे तो AlCl3 नहीं बन रहा था, लेकिन जब HCl गैस का मीडियम लेकर के हीट किए तो हमारे पास AlCl3 बन गया। और कैसा बना? एनहाइड्रस। कैसा बना? एनहाइड्रस। ये रिएक्शन डायरेक्ट हीट करने पे ये प्रोडक्ट बन रहा था, AlCl3 नहीं बन रहा था, लेकिन जब हम HCl गैस मीडियम ले लिए तो हमें AlCl3 डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि हीट के साथ साथ जब HCl गैस हो तो डायरेक्ट AlCl3 बनेगा, और जब हीट के साथ HCl गैस नहीं है तो फिर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये 3 Al2O3 प्लस HCl प्लस H2। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्लियर कर दिया, बहुत बार समझाया आपको। अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पे। Cl2 प्लस जब कार्बन लेंगे, Cl2 प्लस कार्बन, तो भी हमें AlCl3, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि AlCl3 एनहाइड्रस किन किन रिएक्शंस के हेल्प से बन रहा है। तो AlCl एनहाइड्रस Cl2 क्लोरीन प्लस कार्बन, क्लोरीन प्लस कार्बन का मिक्सचर लेंगे तो यहाँ पे हीटिंग का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट AlCl3 एनहाइड्रस बनेगा और CO गैस रिलीज होगी, CO गैस रिलीज होगी बाई प्रोडक्ट के थ्रू। अब आते हैं लास्ट रिएक्शन, जब हम Cl2 ड्राई लेंगे, कैसा लेंगे? ड्राई Cl2, ड्राई क्लोरीन गैस। जब हम ड्राई क्लोरीन गैस लेंगे और इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये AlCl3 बन जाएगा। तो हमने 4 AlCl3 का फॉर्मेशन देखा, 1 2 3 रिएक्शन देखा जिसमें AlCl3 फॉर्म हो रहा है, किससे? AlCl3.6H2 से। मेरे अकॉर्डिंग इन चारों में से कभी भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से आ सकते हैं, इसमें चारों पे एक स्टार। और ये चारों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हीट के साथ। अगर कभी भी आपको फील हो कि हीट है और यहाँ पे कुछ HCl गैस है तो हो सकता है कि रिएक्शन आपसे पूछा जाए। ये बात ध्यान रखना, चारों केसेस में कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है और प्रोडक्ट में चेंज आया है, तो इसको अच्छे से नोट करो और रिवाइज करो और मेरे साथ साथ याद करो। हाँ, तो हम आते हैं बस हमारे पास AlCl3 के कुछ रिएक्शंस है, हम उन रिएक्शंस को पहले देख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? एल्यूमिनियम के भी कंपाउंड्स देख रहे हैं, उनमें अभी हम AlCl3 के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख रहे हैं जो कि काफ़ी जेई फ्रिक्वेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और जेई में रेगुलरली आ रहे हैं। पहला रिएक्शन है जब हम AlCl3 को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी एक्वस मीडियम में डालेंगे तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Al प्लस और 3Cl माइनस। बहुत बेसिक बात है, कोई भी कंपाउंड आयनिक मीडियम में अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर यहाँ पे फिर एक H2O रिएजेंट होगा, यहाँ पे जब इसे हम पानी से रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम ये आयनिक मिक्सचर को, जब हम फिर और ज़्यादा पानी से मिक्सचर और ज़्यादा पानी से रिएक्ट कराते हैं और एक्स्ट्रा एक्सेस H2O से, यहाँ लिख देना होगा, एक्सेस H2O से जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइड्रोलाइसिस होता है, क्लोरीन माइनस का नहीं होता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है यहाँ। क्लोरीन माइनस का हाइड्रोलाइसिस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमेशा कभी भी आयंस में से स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है उसका स्ट्रॉन्ग एनायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग कैटायन का भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, वीक कैटायन और एनायन का हाइड्रोलाइसिस होता है। ये स्ट्रॉन्ग एनायन है, मैं ये ऐसा कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया वो पार्ट है। HCl कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका एनायन है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का पार्ट होगा, जो भी एनायन स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का पार्ट होगा उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, मतलब उसके साथ पानी रिएक्ट नहीं करेगा। वीकर पार्ट के साथ देखिए, पानी ने यहाँ पे H2O ने रिएक्ट किया है एल्यूमिनियम के साथ रादर देन क्लोरीन के साथ। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ पे हम एक नोट पॉइंट लिखेंगे और एक कंसेप्ट है जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं से समझा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग एनायन या कैटायन कुछ भी हो, एनायन कैटायन हाइड्रोलाइसिस डू नॉट टेक प्लेस, कैटायन हाइड्रोलाइसिस डू नॉट
टेक प्लेस। स्ट्रॉन्ग एनायन कैटायन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। आप इसको नोट कर लो, मैं बोल देता हूँ क्योंकि बोर्ड में सी ना हो इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एनायन कैटायन हाइड्रोलाइसिस डू नॉट टेक प्लेस, ये लिखा हुआ है क्योंकि ये क्लोरीन माइनस HCl का एनायन है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। ये अगर होगा तो वीक बेस का पार्ट होगा, ALOH का होल तरह इसका। एल्यूमिनियम, आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आयनिक में पता चल जाए। कैसे मुझे पता चला कि HCl स्ट्रॉन्ग होता है, ALOH वीक होता है, ALOH का होल तरह वीक बेस होता है, ये आपको आयनिक में पता चल जाएगा। बस इसको अब यहाँ पे ये नोट पॉइंट में कर लो कि इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ, एल्यूमिनियम रिएक्ट किया पानी के साथ, एक्सेस पानी के साथ। ये आप हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में लिख दें। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नीट एंड क्लीन रहे सारा, कुछ मैसी सा ना हो। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया किसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ये वाला पार्ट हाइड्रोलाइसिस किसका होगा किस नहीं, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अब अगर आपको नहीं आता तो आपको बस ये रिमेंबर कर दें कि आप एल्यूमिनियम वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एल्यूमिनियम H2O होल ट्वाइस 6 से कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर यही पार्ट थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम में इस सॉल्यूशन को रखने के बाद H2O होल 5 और OH करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है OH माइनस। बस इसका एक H+ बाहर आ जाता है। क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है H2O5, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का OH यहाँ आ गया और H+ बाहर आ गया। OH के कारण एक माइनस चार्ज इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे आ जाता है और एक H+ बाहर आ जाता है। अगर किसी भी चीज से AlCl3 था, उसको हमने पानी से रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला? H+ मिला। तो ये चीज बताता है कि AlCl3 क्या है? एसिड है, क्योंकि एसिड हमें H+ देता है वाटर से रिएक्ट कराने पे, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में वाटर रिएक्ट कराने में हमें क्या मिला? H+ मिला। तो दिस मेक्स AlCl3 एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट में H+ मिल गया। तो ये पूरा रिएक्शन इस बात को समझाने के लिए था कि AlCl3 कैसा है? लुईस एसिड होता है। क्या होता है? क्योंकि उसने OH माइनस एक्सेप्ट कर लिया है। क्या होता है? लुईस एसिड होता है। और ये NCERT का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। इससे प्रूफ कैसे करेंगे हम? पूरे यहाँ पे हमें जो फाइनल H+ मिला है, इससे ये प्रूफ होता है कि AlCl3 अगर H+ दे रहा है तो वो एसिड है। ये पहला पूरा स्टेप उसको समझाने के लिए था। अब हम आते हैं दूसरे रिएक्शन पे। तो ये अगर हम वीक बेस के साथ कभी भी अमोनिया लिखा रहे या NH4OH लिखा रहे, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही बात है। बस अमोनिया में जब हम पानी जोड़ देते हैं तो उसमें NH4OH हो जाता है, जब पानी नहीं जोड़ता है तो अमोनिया रहता है। तो अमोनिया या NH4OH हो, बात एक ही है। वीक बेस से इसका मतलब है जब हम एल्यूमिनियम को एक बार वीक बेस से रिएक्शन करा रहे हैं और नीचे हम एक बार एल्यूमिनियम का स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे। जब वीक बेस से रिएक्शन कराया तो भी AlOH होल तरह इसका PPT बन गया, जो कि यहाँ पे PPT बना है। क्या बना है? PPT। कैसा कलर है? व्हाइट कलर है इस PPT का। और ऐसे जब भी सेटल डाउन का ऐसा साइन हो तो मतलब वो PPT बना है, ये भी PPT बना है। तो अगर वीक बेस से रिएक्ट कराए या स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराए, दोनों में AlOH होल तरह इसका क्या बन रहा है? यहाँ पे व्हाइट PPT। क्या बन रहा है? PPT। यहाँ तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। वीक बेस से रिएक्ट करा लो या स्ट्रॉन्ग बेस से AlCl3 को रिएक्ट करा लो, दोनों में व्हाइट PPT AlOH होल तरह इसका बन ही जाएगा। ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो रिएक्शन, क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत यूज होता है इसका। और फिर आगे आते हैं, जब हम फिर एक बार वीक बेस, अगर अमोनिया जब एक्सेस में होगा तो एक बार रिएक्ट करने के बाद फिर अमोनिया बचा रहेगा। तो अगर हम एक्सेस अमोनिया भी कर देंगे ना, क्योंकि ये वीक बेस है तो वीक बेस उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। आप बहुत ज्यादा अमोनिया लेके रिएक्शन कराओगे या थोड़ा सा अमोनिया लेके रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा AlOH3 के PPT तक, व्हाइट PPT तक, उससे आगे रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा एक्सेस में लेके कराओगे तो रिएक्शन PPT के आगे भी प्रोसीड करेगी और फिर यहाँ से ये सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। PPT बनने के बाद भी अगर NaOH थोड़ा सा हुआ तो यहीं रुक जाएगा, अगर NaOH एक्सेस हो गया बहुत ज्यादा तो PPT बनने के बाद फिर से रिएक्शन होगा और ये सारा का सारा PPT सॉल्यूशन में घुल जाएगा और हमें मिल जाएगा NaLO2 या NaLOH का होल 4, एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ये ऐसे फॉर्म में, ये एक बार हमने पहले भी बनाया था जो जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे, जनरल रिएक्शंस पढ़ रहे थे बोरोन फैमिली के तब। और ये कलर सॉल्यूशन होता है और ये सॉल्यूशन होता है, PPT नहीं होता है। सारा का सारा PPT एक्सेस NaOH के होने के कारण यहाँ पे घुल जाएगा और NaLO2 बना देगा और NaOH का फुल फॉर्म दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या फर्क पड़ा जब हम वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस से कराएं? पहला PPT तो बन ही जाएगा। अगर एक्सेस में वीक बेस के साथ लियो तो PPT के आगे कुछ नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस को एक्सेस में ले लियो तो वो PPT को भी घुला देगा और एक सॉल्यूशन बना देगा जिसका NaLO2 कंपोजिशन होगा, या इसका दो तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स ऑल। ये आपने अच्छे से सीख लिया बेस, और ये अपने एसिड कैसे करेंगे ये आपने अच्छे से सीख लिया। अब आते हैं चौथे रिएक्शन पे। चौथा रिएक्शन है, अगर AlCl3 को हम
कभी भी अमोनिया या कोई भी ऑल कोवलेंट क्लोराइड्स विथ मॉइस्चर, ये लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ऑल कोवलेंट क्लोराइड्स विथ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर कंटेंट है और आप कोई भी कोवलेंट क्लोराइड, कोई जरूरी नहीं है BCl3 PCl3 PCl5, कोई भी कोवलेंट क्लोराइड हो या अमोनिया हो, उसका ये मॉइस्चर कंटेंट कभी भी NCl3 इनमें से कोई भी अगर कोवलेंट क्लोराइड हुआ और उसके साथ मॉइस्चर हुआ तो हमें HCl गैस से ऊपर निकलते हुए दिखाई। HCl गैस जब भी गैसेस फॉर्म में होता है तो उसका कलर होता है व्हाइट फ्यूम्स। कभी भी HCl गैस बाय प्रोडक्ट में कहीं से भी निकलेगा तो उसका कलर दिखेगा हमें व्हाइट स्मोक टाइप, व्हाइट स्मोक टाइप कलर दिखेगा, इसी को हम लोग व्हाइट फ्यूम्स बोलते हैं। तो ध्यान रहे कोई भी क्लोराइड, कोवलेंट क्लोराइड और अमोनिया हो या कोई भी कोवलेंट क्लोराइड हो, अगर उसका रिएक्शन मॉइस्चर और AlCl3 के साथ है तो हमें लास्ट में HCl बाय प्रोडक्ट मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि HCl ही मिला, क्योंकि हमें व्हाइट फ्यूम्स मिलेगा। तो HCl को पहचानने का ये भी एक तरीका होता है, अगर कहीं भी व्हाइट फ्यूम्स आपको ऑप्शन में दिखे उसका मतलब वहाँ HCl बन रहा होता है 90% केसेस में। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो और नोट डाउन करो और मतलब चीज़ों को साथ साथ में याद भी करते चलो। तो हम अब लास्ट टॉपिक में आते हैं, एल्युमिनियम के एक लास्ट कंपाउंड, सेकंड पार्ट है ये एल्युमिनियम का लास्ट कंपाउंड है। इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना, बोरोन फैमिली रैप अप हो जाएगा। तो हम लास्ट पार्ट पे एकदम एलम्स। एलम्स क्या होता है पहले मैं ये बताता हूँ। एलम्स क्या होता है, एलम एल्युमिनियम बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जिसका जनरल फार्मूला ये होता है M2SO4 M-2SO4 का होल थ्रेस डॉट 24H2O। M स्टैंड फॉर मोनोवैलेंट मेटल्स, मेटल्स के लिए ध्यान रहे, या M क्या हो सकता है, मेटल हो सकता है मोनोवैलेंट, जैसे लिथियम नहीं, बेरिलियम, सारे ही। जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जिनका भी वैलेंसी 1 होता है, क्या होता है 1, तो वो वाले हो सकते हैं इस ब्लॉक के बंदे मोनोवैलेंट, तो यहाँ पे वो मेटल्स आ सकते हैं। और M3+ है ट्राईवैलेंट मेटल्स, कैसे मेटल्स भी होने चाहिए और ट्राईवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 3 हो, तो ऐसे मेटल M- की जगह आ सकते हैं और M की जगह वो मेटल्स आ सकते हैं जो मोनोवैलेंट हो, क्या हो मोनोवैलेंट। और फिर अब आगे बढ़ते हैं। M- कभी क्या कहा जाता है, Li+ नहीं हो सकता है, Li+ कभी यहाँ पे M की जगह पे नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दिक्कत होगा Li+ आ जाए, क्योंकि Li+ का साइज क्या होता है बहुत छोटा होता है, लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो कभी एलम्स नहीं बना सकता है। तो बस यही एक्सेप्शन होता है कि मोनोवैलेंट में यहाँ कभी लिथियम नहीं होता, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ नोट करा के लिख दिया है कि लिथियम कभी यहाँ पे नहीं आ सकता है मोनोवैलेंट के जगह पे। तो लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम यहाँ पे नहीं आ सकता है। बाकी कोई भी यहाँ मेटल्स हो या कोई भी मोनोवैलेंट या ट्राईवैलेंट नॉन मेटल्स, या मेटल्स हो तो +1 +3, या मोनोवैलेंट ट्राईवैलेंट नॉन मेटल्स भी हो, लेकिन मोनोवैलेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए ट्राईवैलेंट। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम नॉन मेटल है, क्या है नॉन मेटल है, लेकिन ये ट्राईवैलेंट है मोनोवैलेंट है। मेटल हो तो +1 +3, और अगर नॉन मेटल भी हो तो भी चलेगा, यहाँ पे मेटल्स भी हो सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल्स ही हो, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स 2, मेटल्स नॉन मेटल्स दो चलेंगे, मेटल्स भी नॉन मेटल्स भी, यहाँ भी मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी। बस ये कंडीशन है कि अगर M की जगह होना चाहिए तो मोनोवैलेंट हो, और M- की जगह क्या हो ट्राईवैलेंट हो, मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो, जिसकी वैलेंसी 1 हो। उसी अब ये हो गया एलम का जनरल फॉर्म, कोई भी एलम का। उसी एलम में हम एक स्पेशल है और बहुत इंपॉर्टेंट एलम पढ़ते हैं, पोटास एलम। कौन सा एलम, पोटास एलम, जो हमारे जेई सिलेबस में काफी रेलेवेंट है। एलम्स की PhD हो रही है लेकिन अपने सिलेबस के काम के नहीं है, बस हमें पोटास एलम अच्छे से पढ़ना है। उसका फार्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्रेस डॉट 24H2O। यहाँ मोनोवैलेंट एटम का M का काम कर रहा है K, मतलब कि पोटेशियम, और M- का काम कर रहा है यहाँ पे एल्यूमिनियम। क्या काम कर रहा है एल्यूमिनियम। ये मोनोवैलेंट है और ट्राईवैलेंट है, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, तो यानी हम दोनों ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मोनोवैलेंट है और M- का काम कर रहा है एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, मेंशन्ड है प्रैक्टिकल्स में भी, और इसके बारे में हम कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। ये एक्चुअल में ओवरऑल एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, एसिडिक। और एलम्स मिक्स सॉल्ट होते हैं। कैसे सॉल्ट होते हैं, मिक्स सॉल्ट, मतलब उसमें 2-3 सॉल्ट मिले होते हैं। एक K2SO4 भी एक सॉल्ट है और Al2SO4 का होल थ्रेस भी एक सॉल्ट है, 2 सॉल्ट मिला हुआ है। अगर हम ये वाले सॉल्ट की बात करें Al2SO4 होल थ्रेस की, तो इसमें SO4 है, यानी ये H2SO4 से आया होगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा। H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, और वीक बेस होता है Al का OH का होल थ्रेस। तो वीक बेस का पार्ट एल्यूमिनियम है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट H2SO4 है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि H2SO4 वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग से है, और वीक बेस का Al है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का ये सॉल्ट है। अगर यानी ओवरऑल कौन डोमिनेंट है, वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ओवरऑल कौन डोमिनेंट है, एसिडिक।
इसलिए ये पूरा ओवरऑल एलम कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक। अगर अब कुछ बंदे ये भी बोल सकते हैं कि आपने ये बताया कि एक सॉल्ट है, इस पे ये बता दिया यहाँ पे एसिडिक डोमिनेंट है, तो इसके बारे में भी तो कुछ बताओ, ये भी तो एक सॉल्ट है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट स्ट्रॉन्ग से आए हुए हैं, SO4 भी स्ट्रॉन्ग का है, KOH का K है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग का पार्ट है। KOH आया है KOH से, K आया है, और SO4 आया है सॉल्ट बनते टाइम H2SO4 से। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग के पार्ट है, ये दोनों तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, इनके पास तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो दो एसिड स्ट्रॉन्ग हो गए और एक वीक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और एक वीक बेस हुआ, तो ओवरऑल एसिड का डोमिनेंट इस एलम पे ज्यादा रहा, एसिड ज्यादा डोमिनेट कर गया, इसलिए इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ओवरऑल एलम का एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। कभी भी एलम को हीट करेंगे तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हीट करने से ये वाटर इवापोरेट हो जाएगा ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और पोरोसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पोरोसिटी इंक्रीज कर जाएगी एलम की और वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। और अब आते हैं, दो हमने रिएक्शंस की बात कर ली, एक एसिडिक नेचर पे और एक पोरोसिटी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट हो जाएगा और होल्स क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि पोरोसिटी बढ़ जाएगी और उसकी वॉल्यूम टोटल बढ़ जाएगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जब हम एक्सेस वीक बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, और जब हम एक्सेस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। जब हम एक्सेस वीक बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे, वीक बेस है, अमोनिया कैसा है, अमोनिया में पानी मिला दो या अमोनिया लिख दो, दोनों बात सेम ही है। तो अगर आप वीक बेस को एक्सेस से रिएक्ट कराएंगे तो व्हाइट पीपीटी पे ही रुक जाएगा, वही पुराना वाला रिएक्शन। और जब हम एक्सेस स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो Na2O2 का क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। याद रखो, Na2O2 का कैसा सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर सॉल्यूशन। तो वही पुराना वाला रिएक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा कि एक्सेस स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, अगर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो वो डायरेक्ट क्लियर सॉल्यूशन बना देगा, और अक्सर एक्सेस वीक बेस लेंगे तो वो पीपीटी पे ही रुक जाएगा। इसमें भी पीपीटी बनता है, लेकिन एक्सेस होने के कारण पीपीटी फिर से क्लियर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन वीक बेस में ऐसा एक्सेस लेने पे भी कन्वर्ट नहीं होता। अब इसकी पीपीटी का कलर तो हमें याद ही है, येलो का कलर कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी। तो बस यही पूरा कंसेप्ट था एलम्स का, ये एक्स्ट्रा एड ऑन था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे बोरॉन फैमिली को पूरा रैप अप करते हैं, बोरॉन फैमिली पूरी खत्म हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे कार्बन फैमिली के साथ। जय हिंद।